नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई मेहनत करके देश का सबसे अमीर आदमी बने या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने, इस पर किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन मोदी जी का जो मंत्र है, मोदी जी का जो फॉर्मूला है या मोदी जी का जो मॉडल है देश का नंबर 1 रईस बनाने का, वाकई हैरत अंगेज है। एक ऐसा मॉडल जहां आदमी रातों रात लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, रईसों का रईस बन जाता है और सारी व्यवस्था, समूची व्यवस्था, प्रधान से लेकर प्रधान सेवक तक सारे नियम ताक पर रख के मेहरबान हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर इतनी मेहरबानियां मेरे साथ हुई होती तो आज मैं अडानी होता, या आपके साथ हुई होती तो आप भी अडानी हो गए होते। दोस्तों, आज की कहानी वाकई हैरत अंगेज है। ये एक ऐसी कहानी है जो देश का कोई चैनल सुना नहीं सकता, अखबार लिख नहीं सकता। आपके हौसले हैं, इसीलिए हिम्मत कर रहा हूं। ये एक ऐसी कहानी है जो अब तक सुनाई नहीं गई, सुनी नहीं गई। अब दोस्तों, जो 100 साल में टाटा ने नहीं किया, 100 साल में जो बिरला ने नहीं किया, या 50 साल में जो धीरू भाई अंबानी नहीं कर पाए, वो काम 7-8 साल में अडानी साहब ने कैसा कर दिया। कैसे रातों रात कारखाने पे कारखाने, कंपनी पे कंपनी, बंदरगाह पे बंदरगाह, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी हो, सब के सब पर हाथ कैसे मारते चले गए और कैसे नंबर 1 बने। अब ये कहानी तो सुनाई नहीं गई है पूरी तरह से, किस्तों पे जरूर आपने सुनी होगी, लेकिन तथ्यों के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं सब कुछ आज बताऊंगा। तसल्ली से सुनिए। बस मैं चाहता हूं कि पहले हम वो 5 मंत्र जान लें। वो 5 मंत्र क्या हैं प्रधान सेवक के। अगर ये मंत्र आप समझ गए, आगे की कहानी आसानी से समझ आएगी। कहानी सबसे बड़ी है, सुनाई नहीं गई है। दोस्तों, ये जो सूत्र हैं या जो मंत्र हैं, इसको मैं बहुत आसानी से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है कि किस सेक्टर में जैसे अडानी साहब को जाना है तो वो सेक्टर कौन सा है। क्या वो सीमेंट का सेक्टर है? तो अगर सीमेंट का सेक्टर है तो फिर कौन सी कंपनी को टारगेट करना है। तो पहला जो सूत्र है, कंपनी को टारगेट करना। कौन सा धंधा करना है, किसमें विस्तार करना है और किस कंपनी को टारगेट करना है। तो एक कंपनी टारगेट कर ली जाती है। वो अंबुजा सीमेंट भी हो सकती है, वो मुंबई का एयरपोर्ट भी हो सकता है, वो भी एक कंपनी चला रही थी जीवी के, कोई भी हो सकता है। तो पहला नियम कंपनी को टारगेट करना। अब नियम नंबर 2, जब कंपनी टारगेट हो गई तो फिर कंपनी की खामियां निकालना, उसकी गलतियां ढूंढना, कहां पर गड़बड़ है, कहां पर घोटाला है, वो सारे बही खाते खंगालने। और वो टीम तो आई प्रधान सेवक के पास। और उसके बाद नियम नंबर 3, सूत्र नंबर 3, कि जब गलतियां ढूंढ ली, समझ ली, तो या तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने पिटीशन डाल दी, या किसी ने दरखास्त डाल दी, या फिर सीबीआई खुद पहुंच गई सरकार के किसी नोटिस पर और घेराबंदी शुरू। अब वो सीबीआई भी हो सकती है, वो ईडी भी हो सकती है, वो इनकम टैक्स भी हो सकता है, कोई भी सरकारी एजेंसी। उसने नॉक कर दिया उस कंपनी को और फिर केस रजिस्टर हो गया। नियम नंबर 3, केस दर्ज कर देना, एफआईआर दर्ज कर देना, शिकायत दर्ज कर देना। और फिर नियम नंबर 4, छापामारी। सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, छापा मार के उस पूरी कंपनी को खंगाल देना। उस कंपनी की आप कह सकते हैं गर्दन पर हाथ रख देना, जैसे तोते की गर्दन हाथ में आ जाए। और जब वो तड़पे तो कोई ना कोई तो बचाने आएगा ही, कोई ना कोई तो फिर तय तोड़ करेगा। तो नियम नंबर 4 है तय तोड़ करना, बातचीत करना। हम बचा लेंगे, छोड़ दो, बेच दो, जाने दो, शेयर्स बेच दो, स्टॉक बेच दो अपना, तय तोड़। और उसके बाद सूत्र नंबर 5, खरीद लीजिए। और वहाँ पर प्रधान सेवक का जो प्रिय दोस्त है वो उसको फिर खरीद लेता है। तो ये 5 सूत्र हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सूत्र का जो निचोड़ है वो अब तो कैमरे पर विपक्ष भी बोलने लगा है। सुनिए विपक्ष को पहले, फिर आगे बढ़ेंगे असली कहानी पे तथ्यों के साथ।
पहले जाती एजेंसी, फिर जाते हैं अदानी जी, हो गया काम। अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, पहले छापा फिर दोस्त। कितना अच्छा मॉडल है देखिए। तो दोस्तों मंत्र तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत साफ है, बहुत सरल है कि पहले किसी कंपनी को टारगेट कर लेना, फिर उसमें गलतियां ढूंढना, फिर केस रजिस्टर कर देना, छापे डलवा देना, और छापे के बाद जब गर्दन हाथ में आ जाए उस कंपनी की तो फिर तैतोड़ करना और अपनी शर्तों पे फिर उसे खरीद लेना, और उस कंपनी का जो मालिक है उसके केस फिर धीरे धीरे ख़त्म कर देना। ये फार्मूला है। अब देखिए साहब, ये एक तस्वीर देख लीजिए, मणिकम टैगोर हैं, एमपी साहब हैं, ये अडानी पर बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ अपनी रिसर्च में बताया। बहरहाल शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 10, 2018, अक्टूबर 2018, ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा बंदरगाह प्राइवेट, और ये नवयुग कंपनी है उसका है। यहाँ पर आईटी के छापे पड़ते हैं, इसको टारगेट किया जाता है। आईटी के छापे, फिर सीबीआई पहुंची, फिर ईडी पहुंची, घेर लिया उसको, घेर लिया उस कंपनी को चारों तरफ से, और कंपनी के मालिक की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। तो 2018 में छापे पड़े, एजेंसियां पहुंची, और ठीक 2 साल बाद अक्टूबर के महीने में अडानी साहब ने 75%, 75% शेयर खरीद लिए कृष्णापट्टनम पोर्ट के, और साल भर बाद अडानी साहब ने एक्वायर कर लिया, 100% शेयर ले लिए। तो पहले एजेंसी पहुंची और उसके बाद अडानी साहब पहुंचे। अब ये इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक बड़ा हैरत अंगेज है। एक और देखिए साहब, 2020 में मोदी जी दोबारा आ चुके थे प्रचंड बहुमत के साथ। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रेड्स, ये घेराबंदी करता है अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, हिंदुस्तान की 2 बड़ी सीमेंट बनाने की कंपनियां, अंबुजा सीमेंट और एसीसी, और यहाँ पर सीसीआई के छापे पड़ते हैं 2020 में। और फिर कंपनी की घेराबंदी होती है, और उसके बाद 2022 में 2 साल बाद उसी कंपनी को जहाँ छापे पड़ रहे थे, अडानी साहब वहाँ पर स्टेक ले लेते हैं एसीसी में और अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट और एसीसी का मालिकाना हक अडानी साहब का हो जाता है, और जिसकी कंपनी वो थी, होलसम की जो बाहर की कंपनी थी, वो अपने स्टेक बेच के प्रणाम कर देती है कि भाई अब हम धंधा नहीं कर पाएंगे, प्रेशर इतना। अब इस प्रेशर का कोई सबूत नहीं साहब। यहाँ अब एक तीसरी तस्वीर देखिए, ये मुंबई एयरपोर्ट की है। ये एक कंपनी है GVK, जैसे दिल्ली में GMR कंपनी है, एयरपोर्ट उनका है, ऐसे मुंबई में GVK। 2020 को CBI इन पर FIR कर देती है। उसके बाद इनकी घेराबंदी शुरू होती है, और ठीक 1 महीने बाद या कुछ ही दिन बाद जब FIR होती है, CBI घेराबंदी करती है, तो अडानी साहब इस एयरपोर्ट को, मुंबई एयरपोर्ट को GVK से ले लेते हैं। GVK अपना शेयर बेच देता है। यानी महीने भर पहले घेराबंदी, और उसके महीने भर बाद मालिक मुख्तार कौन बन गए? अडानी साहब बन गए। अब कुछ यही हाल अगर आप देखें तो NDTV का हुआ। NDTV पे कभी इनकम टैक्स का रेड, कभी CBI की घेराबंदी, कभी ED का नोटिस, ये सब हो रहा था, और प्रणव राय छटपटा रहे थे, और बाद में एक ऐसा माहौल बना कि अडानी साहब पहुंच गए, कहीं से हिस्सेदारी लिया, और फिर उसके बाद जो होना था इस व्यवस्था में कि जब सारी व्यवस्था एक तरफ खड़ी हो तो वहाँ चाहे वो रवीश कुमार हो, प्रणव राय हो, पत्रकार हो, क्या करेंगे? और NDTV को अडानी ने ले लिया। हकीकत ये भी है कि जिन कंपनियों पे छापे पड़ते हैं, जिन कंपनियों पे CBI रेड करती है, चाहे वो NDTV हो, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, चाहे ACC हो, चाहे वो कंपटीशन कमीशन कोर्ट हो, जितनी भी कंपनियां हैं, एक बार जब अडानी साहब ले लेते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि जांच को आगे बढ़ाया जाए। यानी एक कॉरपोरेट वॉशिंग मशीन है, जहां एक बार कंपनी गई, धुल गई, और धुलने के बाद वो अडानी जी के पास आ गई। यानी जो वॉशिंग मशीन अमित शाह रखते हैं पॉलिटिकल, कि अगर कोई भी विपक्ष का नेता है जिस पर ED CBI की रेड चल रही है, अगर वो BJP में गया तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, सारे जुर्म खत्म हो जाते हैं, चार्जशीट, केस डायरी, FIR सब खत्म हो जाती है। हमने देखा है
बंगाल में टीएमसी में जो हुआ, वही चीज़ कॉरपोरेट में। 2 वॉशिंग मशीन है, एक पॉलिटिकल, एक कॉरपोरेट। अब दोस्तों, आप इसको संयोग कह लीजिए, आप इसको कोइंसिडेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि जहां सीबीआई पहुंचती है उसके ठीक पीछे पीछे प्रधान सेवक के मित्र पहुंच जाते हैं और वो कंपनी उनके हाथ में आ जाती है। और ये आपने देखा पूरा सिलसिलेवार तरीके से, आप एक पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं जो हो रहा था। और जितनी भी एजेंसियां हैं, एक बार जब मामला जैसे ही अडानी जी के पास जाता है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि अडानी के दरवाजे तक कोई जा सके, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर हो या ईडी का डायरेक्टर हो या इनकम टैक्स का कोई चेयरमैन हो। हिम्मत नहीं है फिर किसी की। और मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहिए, थोड़ा गोता नीचे जाकर लगाना चाहिए कि आखिर ये होता कैसे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और आज के जो मेहमान हैं बड़े ख़ास हैं, रवि नायर साहब। ये जो साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले अडानी पर स्टोरीज़ करी, उसका जिक्र जो है वो फिर विपक्ष ने पार्लियामेंट में किया। आप यूँ कह सकते हैं कि अडानी साहब ने, हालांकि बताते हैं इनको नोटिस वगैरह भी दिया मानहानि वगैरह का, ये वो साहब हैं जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में कलम चला रहे हैं। हिंडनबर्ग से पहले रवि नायर की कलम चली थी अडानी पर, संसद में सवाल हुआ था। मैं चाहूँगा कि रवि नायर साहब को आप सुने। जब आप सुनेंगे उनको तो आपको पता लग जाएगा कि इस पूरा जो खेल है, इसके पीछे का खेल क्या है। चलते हैं सीधे नायर साहब के पास। गुजारिश इतनी है, आखिर तक सुनिएगा, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी। जिस तरह का मॉडल सामने देखने को आया, मोदी जी का मॉडल, कि पहले मोदी जी की जो एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, ये पहले जाके छापे डालती हैं, किसी कंपनी को घेरती हैं, किसी कंपनी पे शिकंजा कसती हैं, और जब वो शिकंजा कस जाता है, कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि मोदी जी के जो दोस्त हैं अडानी साहब, उस कंपनी को खरीद लेते हैं। अब इसकी बहुत लंबी क्रोनोलॉजी है। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे को उठाया है, इसीलिए मैंने आपको मेहमान के तौर पे बुलाया भी, और बहुत से विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को उठा रही हैं कि भाई ये कैसी दोस्ती है, ये कैसा गठजोड़ है कि पहले छापे पड़ते हैं किसी कंपनी पर और उसके बाद जब कंपनी कमजोर हो जाती है तो फिर अडानी साहब अवतरित होते ही लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जीवीके जो मुंबई एयरपोर्ट था, उसमें सीबीआई जो है उसने घेराबंदी करी जीवीके ग्रुप की, और जीवीके ग्रुप को घेरा गया, और कुछ दिन के बाद, बल्कि महीने भर के बाद, मुंबई एयरपोर्ट अडानी जी ने ले लिया। अब यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा नायर साहब कि जब दबाव आया तो जीवीके ने अभी एएनआई को एक इंटरव्यू में कहा कि साहब हम पर कोई प्रेशर नहीं था, हम पर कोई दबाव नहीं था, हम पर सरकार का, मोदी जी का दबाव पे बोला था। जी हाँ, अब सवाल ये है, दबाव पे बोला था। जी हाँ, क्योंकि दबाव था इसलिए उन्होंने कहा कि दबाव नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहानी नक्शल में क्या थी, क्या वाकई सीबीआई ने घेराबंदी करी और पीछे से अडानी जी आ गए? इसके लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। नॉर्मली जब एयरपोर्ट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग, बीजेपी वाले लोग सारे बोल रहे थे दैट यूपीए ने 2 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किया था, ऑपरेशंस जीएमआर और जीवीके को दिया था। उस टाइम उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, सिर्फ अडानी को 6 मिलने से लोगों को दिक्कत है। इसका एक्चुअल स्टोरी पता है क्या है? उस टाइम जब 2006 में जब एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर रहे थे, उस टाइम गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी क्लॉज लगाया था दैट जो भी इंडियन कंपनीज है उनको फॉरेन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, जॉइंट वेंचर होना चाहिए जी, क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। सो जो भी जिनका भी एक्सपीरियंस है उनके साथ टाई अप होना चाहिए। ये अप्रैल 2006 में। इसमें जीवीके का जो मैक्सिमम शेयर था 37% स्टेक था, और बिडवेस्ट का 27% था, एसीएसए का 10% था, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 26% था। रवि भाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको टोकूंगा। मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे जो दर्शक हैं बहुत से उसमें फाइनेंसेस को नहीं समझते, और इसलिए मैं अगर मैं कोई चीज़ गलत कह रहा हूँ तो मुझे सही करिएगा। जो आपने मुझे बताया मैं उसको बताने जा रहा हूँ। आपका ये अभी तक कहना है कि अडानी भी चाहते थे कि मुंबई एयरपोर्ट उनको मिल जाए, लेकिन वो मामला कोर्ट में चला गया
कोर्ट में चाहते नहीं दे। जीवीके एक मिनट जी दीपक भाई, हाँ एक मिनट, चाहते नहीं दे। आई मीन वो कोशिश कर रहे थे मुंबई एयरपोर्ट का स्टेक पहले ले लें, जो जी हाँ तो वो हाँ हाँ तो वो चाहते थे कि उनको हिस्सेदारी मिल जाए इसमें से मिल जाए, और हाँ जी। उन्होंने पूरी कोशिश करी और ये मामला हाई कोर्ट में आ गया। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ये सुप्रीम सब कोर्ट पहुंच कश्मकश गया। जी हाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और अडानी साहब पूरी तरह से जैसे मूड बना लिया था कि हमें तो मुंबई एयरपोर्ट लेना ही लेना है, मैं ये जी। जानना चाह रहा हूं कि फिर ये सीबीआई बीच में कैसे आ गई? 2019 सिंपल जनवरी में दो तीन शुरू लाइन होके में हाँ जी 2020 जून में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सीबीआई एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किया, किया एफआईआर दर्ज किया जीवीके ग्रुप का प्रमोटर्स और अननोन ऑफिशियल्स के नाम पे फॉर डेलिबरेटली कमिटिंग फ्रॉड, causing loss to the government exchequer by siphoning of funds meant for the development of Mumbai airport. क्या हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई का एयरपोर्ट जो अडानी को सौंपा गया उसमें केंद्रीय एजेंसियों ने कहीं ना कहीं मदद करी, और अगर मोदी सरकार नहीं होती तो ये अडानी को एयरपोर्ट इतनी बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता नहीं? बिल्कुल नहीं मिलता, आसानी से नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। ये 100% श्योर है। इसमें जो बता रहा हूँ लाइक सीबीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इवन एयरपोर्ट और कंपनी मंत्रालय, हाँ जी कंपनी हाँ। मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सब ने अच्छा सा खेला है, दबाव बनाया है। सो जो संजय रेड्डी का अभी रिसेंटली बयान आया था एनडीटीवी में, जो तो ये जो संजय रेड्डी हैं जो जीवीके के मालिक हैं, क्या आपको लगता है कि अगर सीबीआई का दबाव और ईडी का दबाव, ये सब दबाव उन पर नहीं होते जीवीके ग्रुप पे, तो वो ये अरबों रुपए का ये जो मुंबई एयरपोर्ट है वो देते नहीं? क्या ये बिल्कुल बात सही है? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल नहीं देते। लेकिन अभी तो वो तोते की तरह कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, है ना, हमने तो अपनी मर्जी से दे दिया अडानी जी को। परसों हमने बात किया था, ये आने के बाद परसों हमने मैं और परंजोय गुहा ठाकुर था, मेरा कोलीग, सीनियर कोलीग है, जाने माने जी। नाम है, जी हाँ हमने जी जीवीके में किसी से बात किया था, नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, जी। सो ही वांटेड टू बी एनोनिमस। ही सेड आपको क्या लगता है उस टाइम कोई दबाव नहीं है तो अभी क्या आप ऐसे बोलने के लिए दबाव नहीं था? बिल्कुल दबाव में आके बोलना पड़ता है, वही है। मतलब अब Sorry? उनको जीवीके ग्रुप को लगता है कि भाई अगर हिंदुस्तान में धंधा करना है तो मोदी के दोस्तों से, मोदी के मित्रों से टकराना ठीक नहीं होगा फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं अभी एक चीज उनको और, सिखाया ना, वो अभी उनको वो सिखाया है ना, उनको दे हैव बीन टॉट अ लेसन, बिकॉज 2019 जनवरी से शुरू होके 2020 सितंबर नवंबर तक उन्होंने फाइट करने के लिए कोशिश किया, राइट? जी। सो जब लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, आप क्योंकि कॉर्पोरेट देखते हैं, आप पूरा कॉर्पोरेट जगत देखते हैं, कॉर्पोरेट की रिपोर्टिंग करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो घपले होते हैं उन पर लगातार आपकी कलम चलती है, क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो कॉर्पोरेट है वो क्या सरकारी एजेंसियों से घबराता है जैसे विपक्ष की पार्टियां घबराती हैं, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, क्या ऐसे कॉर्पोरेट भी घबराता है जब नाम अडानी का आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? देखो अभी जीवीके में जो केस फाइल हुआ, क्या हुआ उसका? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ ना, उस टाइम तो दरादर चल रहा था। उसके बाद सो एक्चुअली क्या होता है, परेशान कर सकता है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, नहीं लेकिन जी, आपको हाँ। जो जीवीके जैसे दूसरा एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, लाइक एक आंध्रा में एक ग्रुप है नवयुगा, ये जो ऑपरेट पोर्ट की करता बात था, कर रहे हैं, कृष्णापट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट भी जिस तरह से मतलब वो मतलब लिया है अडानी जी ने, उसमें भी जी। आपको लगता है कहानी है? बिल्कुल जो जीवीके वाला मामला था, बिल्कुल जीवीके वाला मामला था, एग्जैक्टली द सेम। मिसयूज हुआ एजेंसियों का, सीबीआई वगैरह का, ईडी का। बिल्कुल अदरवाइज आई डोंट थिंक नवयुगा वुड हैव सोल्ड दैट। ऑफ कोर्स जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है, जो इतना बड़ा खरबों रुपए का बंदरगाह है, उसके मालिक पर अगर सीबीआई और ईडी उनके दरवाजे नहीं पहुंचती तो वो अडानी को नहीं बेचते, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
ये जो एनडीटीवी है, जैसे एनडीटीवी पर पहले इनकम टैक्स की घेराबंदी हुई, इनकम टैक्स ने घेरा, फिर ईडी भी आ गई, फिर प्रणव राय जो मालिक हैं उनको परेशान किया गया। अब ये अडानी जी ने जो ले लिया है, क्या जब अडानी जी लेते हैं तो फिर जो पुराने मामले होते हैं कंपनी पे, वो सब फाइलें बंद हो जाती, क्या होता है उनका फिर? आजकल ना एक 2014 से लेके 26 मई 2014 के बाद ये शुरू हुआ था दैट जितना भी पॉलिटिशियंस है जिनके ऊपर जो ये आरोप लगता है दैट वो ईडी और इन सब करप्ट और करप्ट है और दे हैव सम क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड, केसेस जा रहे हैं ईडी का है, सीबीआई का, इनकम टैक्स का है, ठीक है जी, जो भी है सेंट्रल एजेंसीज का जो केस चलता है, वो क्या करता है, वो सीधा जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। सो उनके ऊपर जितना भी केसेस है वो वैनिश हो जाता है, नहीं तो पता नहीं चलता क्या होगा उस केस का, कुछ बाहर नहीं आता केसेस, ठीक है जी। वैसे ही जितने इन्वेस्टिगेशंस जो कंपनी के अगेंस्ट चलता है, जब वो अडानी ग्रुप के हाथ में चलता है, फिर उसके बारे में फिर कुछ सुनने में नहीं आता। आप जितना भी कोशिश कर लो कुछ पता नहीं चलता। और आपका सोर्स होंगे एज अ जर्नलिस्ट, आपका भी सोर्सेस होंगे एजेंसीज में, आप बात करते होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि क्या हो गया केसेस को, यार पढ़ा होगा फाइल कहीं तो सो इट इज। आप क्या कहना कि मतलब है कि जो सीबीआई और ईडी में जो आपके सोर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे जब आपकी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो वो ये कहते हैं कि भैया कि जब अडानी का कोई मामला होता है या बीजेपी के, तो हम लोगों को कुछ नहीं बताया जाता, मतलब उनको भी नहीं पता होता। रिसेंटली मैंने पूछा था ये जीवीके के अगेंस्ट जो केसेस था उसका, वो तो उस टाइम धराधर जा रहा था दैट 2019। हाँ, तब तो बहुत तेजी से सीबीआई काम कर रही थी। हाँ, तो 2019-20 में तो बहुत तेजी से चल रहा था। सो अभी क्या हो गया उसका? सो रिसेंटली मैंने पूछा था, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी जो इन्वेस्टिगेशन था, विसिल ब्लोअर ने बोला था, वो विसिल ब्लोअर कहाँ है, वो केस का क्या हो गया, पता नहीं फाइल कहाँ पड़ा है। मुसीबत में अडानी है इस वक्त, ये आप कहेंगे? बिल्कुल अडानी का जो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स है वो ठप है, मुश्किल है अभी। यानी आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं जितनी मदद मोदी जी और अमित शाह ने या गुजरात लॉबी ने अडानी की करी, और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार भले ही आपके साथ खड़ी हो, भले ही एसबीआई और सरकारी बैंक आपके साथ खड़े हो, इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ खड़ी हो, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां आपके साथ खड़ी हो, सारी व्यवस्था भी अगर आपके साथ खड़ी हो, लेकिन जो बिजनेस मॉडल है कि अडानी को अब आगे लोन कौन देगा, ऋण कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती होगी। ये आप शायद कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, का मेजर एलिगेशन में से एक क्या है, दिस इज अकाउंटिंग फ्रॉड। जी हाँ, लेट अस पुट इट इन वन सिंगल सेंटेंस, इट वाज अकाउंटिंग फ्रॉड। या सो जब तक ये अकाउंटिंग फ्रॉड का एक क्लैरिफिकेशन नहीं होगा विद एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, अभी गवर्नमेंट ने बोला था, उन्होंने शुरू किया, इन्होंने 2021 में भी 2000 मतलब उनको अडानी को कम क्लीन आना है, साफ आना है दुनिया के सामने, वरना दुनिया के जो बाहरी बैंक हैं मुश्किल है, क्योंकि जी देखो अडानी ग्रुप में ना 1000 से ऊपर कंपनियां हैं। इफ यू लुक एट द कंपनी स्ट्रक्चर, करीब 1600 के करीब कंपनी है, इंटरवाइंड शेल्स, बहुत सारे कंपनीज ऐसा है उसमें नाम है लेकिन ऑपरेशन कुछ नहीं है, कभी कभार एकदम ट्रांसैक्शन करता है, पैसा कहाँ से आता है कुछ पता नहीं है, ठीक है जी। सो इनको ने क्लीन प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो कंपनीज का जो बिजनेसेस क्या क्या है, जी ठीक है जी, ये प्रूव करना इनको भी मुश्किल होगा मोस्ट प्रॉब्ली, इसलिए वो लोग, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संकट गहरा है, मतलब संकट गहरा है। जी रवि साहब, तो दोस्तों मंत्र तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत साफ है, बहुत सरल है कि पहले किसी कंपनी को टारगेट कर लेना, फिर उसमें गलतियां ढूंढना, फिर केस रजिस्टर कर देना, छापे डलवा देना, और छापे के बाद जब गर्दन हाथ में आ जाए उस कंपनी की, तो फिर तहतोड़ करना और अपनी शर्तों पे फिर उसे खरीद लेना, और उस कंपनी का जो मालिक है उसके केस फिर धीरे धीरे ख़त्म कर देना। ये फार्मूला है। अब देखिए साहब, ये एक तस्वीर देख लीजिए, मनिकम टैगोर हैं, एमपी साहब हैं, ये अडानी पर बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ अपनी रिसर्च में बताया। बहरहाल शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 10, 2018, अक्टूबर
2018। ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा बंदरगाह प्राइवेट, और ये नवयुग कंपनी है उसका है। यहाँ पर आईटी के छापे पड़ते हैं, इसको टारगेट किया जाता है। आईटी के छापे, फिर सीबीआई पहुंची, फिर ईडी पहुंची, घेर लिया उस कंपनी को चारों तरफ से। और कंपनी के मालिक की क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। तो 2018 में छापे पड़े, एजेंसियां पहुंची, और ठीक 2 साल बाद अक्टूबर के महीने में अडानी साहब ने 75%, 75% शेयर खरीद लिए कृष्णापट्टनम पोर्ट के। और साल भर बाद अडानी साहब ने एक्वायर कर लिया, 100% शेयर ले लिए। तो पहले एजेंसी पहुंची और उसके बाद अडानी साहब पहुंचे। अब ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक बड़ा हैरत अंगेज है। एक और देखिए साहब, 2020 में मोदी जी दोबारा आ चुके थे प्रचंड बहुमत के साथ। CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रेड्स, ये घेराबंदी करता है अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट, हिंदुस्तान की 2 बड़ी सीमेंट बनाने की कंपनियां, अंबुजा सीमेंट और ACC। और यहाँ पर CCI के छापे पड़ते हैं 2020 में। और फिर कंपनी की घेराबंदी होती है, और उसके बाद 2022 में 2 साल बाद उसी कंपनी को जहाँ छापे पड़ रहे थे, अडानी साहब वहाँ पर स्टेक ले लेते हैं ACC में और अंबुजा सीमेंट और ACC का मालिकाना हक अडानी साहब का हो जाता है। और जिसकी कंपनी वो थी, होलसम की, जो बाहर की कंपनी थी, वो अपने स्टेक बेच के प्रणाम कर देती है कि भाई अब हम धंधा नहीं कर पाएंगे, प्रेशर इतना। अब इस प्रेशर का कोई सबूत नहीं साहब, यहाँ भी इत्तेफाक है। एक और इत्तेफाक देखिए, और ये कहानी तो हम बताएंगे आपको विस्तार से। ये मुंबई एयरपोर्ट है, GVK एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट। और GVK एयरपोर्ट जो है वो अब एक तीसरी तस्वीर देखिए, ये मुंबई एयरपोर्ट की है। ये एक कंपनी है GVK, जैसे दिल्ली में GMR कंपनी है, एयरपोर्ट उनका है, ऐसे मुंबई में GVK। 2020 को CBI इन पर FIR कर देती है। उसके बाद इनकी घेराबंदी शुरू होती है, और ठीक 1 महीने बाद या कुछ ही दिन बाद जब FIR होती है, CBI घेराबंदी करती है, तो अडानी साहब इस एयरपोर्ट को, मुंबई एयरपोर्ट को GVK से ले लेते हैं। GVK अपना शेयर बेच देता है। यानी महीने भर पहले घेराबंदी, और उसके महीने भर बाद मालिक मुख्तार कौन बन गए? अडानी साहब बन गए। अब कुछ यही हाल अगर आप देखें तो NDTV का हुआ। NDTV पे कभी इनकम टैक्स का रेड, कभी CBI की घेराबंदी, कभी ED का नोटिस, ये सब हो रहा था, और प्रणव राय छटपटा रहे थे। और बाद में एक ऐसा माहौल बना कि अडानी साहब पहुंच गए, कहीं से हिस्सेदारी लिया है। और फिर उसके बाद जो होना था इस व्यवस्था में, कि जब सारी व्यवस्था एक तरफ खड़ी हो, तो वहाँ चाहे वो रवीश कुमार हो, प्रणव राय हो, पत्रकार हो, क्या करेंगे? और NDTV को अडानी ने ले लिया। हकीकत ये भी है कि जिन कंपनियों पे छापे पड़ते हैं, जिन कंपनियों पे CBI रेड करती है, चाहे वो NDTV हो, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, चाहे ACC हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन कमीशन कोर्ट हो, जितनी भी कंपनियां हैं, एक बार जब अडानी साहब ले लेते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि जांच को आगे बढ़ाया जाए। यानी एक कॉरपोरेट वॉशिंग मशीन है, जहां एक बार कंपनी गई, धुल गई, और धुलने के बाद वो अडानी जी के पास आ गई। यानी जो वॉशिंग मशीन अमित शाह रखते हैं पॉलिटिकल, कि अगर कोई भी विपक्ष का नेता है जिस पर ED CBI की रेड चल रही है, अगर वो BJP में गया तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, सारे जुर्म खत्म हो जाते हैं, चार्जशीट, केस डायरी, FIR सब खत्म हो जाती है। हमने देखा है बंगाल में TMC में जो हुआ, वही चीज़ कॉरपोरेट में। 2 वॉशिंग मशीन है, एक पॉलिटिकल, एक कॉरपोरेट।